स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। पूर्वोत्तर मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, उत्तर पूर्वी मानसून या मानसून का निवर्तन अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, जिसमें उत्तर पूर्वी पवनें प्रवाहित होती हैं। दूसरा कथन, पूर्वोत्तर मानसून तमिलनाडु के लिए वर्षा का प्राथमिक स्रोत है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। उत्तर पूर्वी मानसून को शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है। बता दें कि पूर्वोत्तर मानसून से जुड़ी बारिश तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, यनम, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, माहे और लक्षद्वीप के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्वी मानसून या मानसून का निवर्तन अक्टूबर से दिसंबर तक उत्तर पूर्वी पवनों के प्रवाह के साथ होता है, अतः कथन एक सही है। पूर्वोत्तर मानसून तमिलनाडु के लिए वर्षा का प्राथमिक स्रोत है, अतः कथन दो सही है, अतः कथन सी सही है। पूर्वोत्तर मानसून भारत में वार्षिक वर्षा का केवल 11% ही लाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पीएम इंटर्नशिप योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उद्देश्य युवाओं को कंपनियों से मिलाकर उन्हें वर्ष भर का ऑन द जॉब प्रशिक्षण प्रदान करना है। दूसरा कथन है, इस योजना का लक्ष्य देश के सभी युवाओं का कौशल विकास करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। पीएम इंटर्नशिप योजना रोजगार सृजन और कौशल विकास पर केंद्रित 5 योजना पैकेज का भाग है। यह योजना युवाओं को कंपनियों के साथ मिलाकर वर्ष भर की ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रदान करने पर केंद्रित है, अतः कथन एक सही है। इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करना है, अतः कथन दो सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। इसके तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी की आयु सीमा 21 से 24 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। वियतनाम निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है? पहला चीन, दूसरा लाओस, तीसरा कंबोडिया और चौथा दक्षिणी चीन सागर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल दो और तीन, विकल्प सी केवल एक, विकल्प डी एक, दो, तीन और चार। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, जिसके उत्तर में चीन, उत्तर पश्चिम में लाओस, दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया तथा पूर्व और दक्षिण में दक्षिण चीन सागर स्थित है, अतः विकल्प डी सही है। बता दें कि वियतनाम की राजधानी हनोई और वहां की आधिकारिक भाषा वियतनामी है। वियतनाम की प्रमुख नदियां मेकांग नदी दक्षिण और रेड नदी उत्तर, जो उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं और यहाँ की जनसंख्या और कृषि को सहारा देती हैं। वियतनाम के मुख्य निर्यात में कच्चा तेल, समुद्री भोजन, चावल, जूते, लकड़ी के उत्पाद, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉफी और कपड़े शामिल हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भूटान एक स्थल रुद्ध देश है, जिसके उत्तर में चीन तथा दक्षिण में भारत है। दूसरा, भूटान के चीन के साथ राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन भारत के साथ उसके विशेष संबंध हैं। तीसरा, भारत भूटान में निवेश का प्रमुख स्रोत है, जिसकी देश के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 50% भागीदारी है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। भूटान उत्तर प्रदेश में चीन और दक्षिण भारत में भारत के बीच स्थित एक स्थल रुद्ध देश है, अतः कथन एक सही है। भूटान का चीन के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन भारत के साथ उसका विशेष संबंध है, अतः कथन दो सही है। भारत भूटान में निवेश का प्रमुख स्रोत है, जिसकी देश के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 50% भागीदारी है, अतः कथन तीन सही है, अतः विकल्प सी सही है। इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत का पहला मानव युक्त चंद्र मिशन होगा। दूसरा कथन है, इस मिशन के तहत 2 जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेटों का उपयोग करके अंतरिक्ष में 5 मॉड्यूलों को भेजना शामिल है। तीसरा कथन है, इस मिशन में जटिल अंतरिक्ष संयुजन, नमूना संग्रहण तथा नमूनों को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाना शामिल है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। चंद्रयान 4 मिशन से भविष्य के मानव युक्त चंद्र मिशन हेतु आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन होगा। हालांकि वर्तमान मिशन केवल चंद्रमा से नमूने वापस लाने पर केंद्रित है, अतः कथन एक सही नहीं है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा से नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाना है और इसमें 2 जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3
रॉकेट का उपयोग करके अंतरिक्ष में 5 मॉड्यूल भेजना शामिल है, अतः कथन 2 सही है। इस मिशन में जटिल अंतरिक्ष संयोजन, नमूना संग्रहण तथा नमूनों को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाना शामिल है तथा इसे 36 महीनों में पूरा किया जाएगा, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प बी सही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है PMJAY के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करना शामिल है। दूसरा कथन है इस योजना में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिक शामिल हैं। तीसरा कथन है PMJAY में पहले से मौजूद बीमारियां शामिल नहीं हैं और लाभ प्राप्त करने से पहले इसमें 1 वर्ष की प्रतीक्षा अवधि की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। PMJAY के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करना शामिल है, अतः कथन 1 सही है। PMJAY का लाभ 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को मिलेगा, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, अतः कथन 2 सही है। PMJAY में पहले से मौजूद बीमारियां शामिल हैं और लाभ प्राप्त करने से पहले इसमें 1 वर्ष की प्रतीक्षा अवधि की आवश्यकता नहीं है, अतः कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत में राज्य सरकारों के ऋण को केंद्र सरकार की अंतर्निहित गारंटी द्वारा समर्थन प्राप्त है। दूसरा कथन है निजी ऋणों के विपरीत जहां ब्याज दरें ऋणकर्ता की वित्तीय स्थिति के आधार पर भिन्न होती हैं, राज्य बॉन्ड प्रतिफल तब भी समान रहता है जब उनकी राजकोषीय स्थिति भिन्न होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। सार्वजनिक ऋण से तात्पर्य उस कुल धनराशि से है जो बाह्य ऋणदाताओं और घरेलू ऋणदाताओं का सरकार पर बकाया है। भारत में राज्य सरकार के ऋण को केंद्र सरकार की अंतर्निहित गारंटी द्वारा समर्थन प्राप्त है, अतः कथन 1 सही है। निजी कारणों के विपरीत जहां ब्याज दरें ऋणकर्ता की वित्तीय स्थिति के आधार पर भिन्न होती हैं, राज्य बॉन्ड प्रतिफल तब भी समान रहता है जब उनकी राजकोषीय स्थिति भिन्न होती है, अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प सी सही है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है IBC ने वर्ष 2023-24 तक बैंकों के सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात को 12 वर्ष के निम्नतम स्तर पर 2.8% तक कम करने में सहायता की है। दूसरा कथन है धारा 53 के अनुसार IBC में मामले के पूर्ण समाधान से पहले अधिशेष धनराशि को ऋणदाताओं को अंतरिम रूप से वितरित करने का प्रावधान है। उपर्युक्त में कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। IBC का अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात वर्ष 2017-18 में 11.2% से गिरकर 2023-24 के अंत में 12 वर्ष के निचले स्तर 2.8% पर आ गया है, अतः कथन 1 सही है। हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने पहली बार किसी कारपोरेट देनदार से अधिशेष निधियों को उसके लेनदारों को अंतरिम रूप से वितरित करने की अनुमति दी। बता दें कि यह मामले पूर्ण रूप से हल होने से पूर्व IBC की धारा 53 में उल्लिखित डिस्ट्रीब्यूशन वाटरफॉल के बाद आता है, अतः कथन 2 सही है। IBC के अंतर्गत मामलों के निपटान में औसतन 571 दिन लगे, जो 180 दिनों के मूल लक्ष्य से कहीं अधिक है, अतः विकल्प सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हाल ही में कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए परिवर्तनों के अनुसार अब विदेशी कंपनियों को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की स्वीकृति के बगैर उसकी 100% भारतीय स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के साथ विलय की अनुमति होगी। दूसरा कथन है एंजल टैक्स के उन्मूलन से भारतीय उद्यमों को वास्तविक निवेश के लिए टैक्स संबंधी जांच का सामना किए बिना उच्च मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विकल्प ए कथन और कारण दोनों सही हैं, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। विकल्प बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। विकल्प डी कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी।
कंपनी अधिनियम 2013 में हाल ही में किए गए परिवर्तनों के अनुसार अब विदेशी कंपनियों को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की स्वीकृति के बगैर उसकी 100% भारतीय स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के साथ विलय की अनुमति होगी। अतः कथन एक सही है। एंजल टैक्स के उन्मूलन से भारतीय उद्यमों को वास्तविक निवेश के लिए टैक्स संबंधी जांच का सामना किए बिना उच्च मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प बी सही है, क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, भोजपुरी, प्राकृत, असमिया और बंगाली सहित 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने को मंजूरी दी है। दूसरा कथन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में शास्त्रीय भारतीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यावसायिक पीठों के निर्माण का समर्थन करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली सहित 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता देने को मंजूरी दी है। अतः कथन 1 सही नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी शास्त्रीय भारतीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में व्यावसायिक पीठों के निर्माण का समर्थन करता है। अतः कथन 2 सही है। शास्त्रीय भाषाओं के रूप में नामित भाषाओं को उनके अध्ययन और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी लाभ प्राप्त होते हैं। अतः विकल्प बी सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह कैरेबियन सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा कथन है, यह हैती के पश्चिम और क्यूबा के दक्षिण में स्थित है। तीसरा कथन है, इसे वर्ष 1962 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई तथा यह राष्ट्रमंडल का सदस्य है। उपरोक्त विशेषताओं में निम्नलिखित में से किस द्वीपीय देश का वर्णन किया गया है? विकल्प ए जमैका, विकल्प बी बारबाडोस, विकल्प सी त्रिनिदाद और टोबैगो, या विकल्प डी सेंट लूसिया। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।